ईरान के बीच युद्ध का फ्रंट फिर खुल सकता है और ऐसा बहुत जल्दी होने की आशंका है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने भी सलाह जारी की है और कहा है कि इस वक्त ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और ईरान में जो भारतीय मौजूद हैं वो भी चाहे तो विमानों से लौट सकते हैं। ईरान की मिसाइल फिर तैयार है। किसी वक्त भी लॉन्च करने का ऑर्डर जारी हो सकता है, जो ईरान से आसमान की तरफ बढ़ेंगी और इजराइल पर कहर बनकर टूटेंगी। वहीं इजराइल के फाइटर जेट्स को भी किसी भी नए मिशन पर भेजा जा सकता है। इजराइल के हवाई अड्डों पर लड़ाकू पायलट बैटल रेडी किए जा चुके हैं। ईरान में नए टारगेट सेट हैं, बस नेतन्याहू से हमले का ऑर्डर आना बाकी है। क्या युद्ध को लेकर अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 48 घंटे में नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला करेंगे और 72 घंटे में ऑपरेशन तेहरान लॉन्च कर देंगे? ईरान और इजराइल के बीच अगले 100 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा, या फिर ईरान पहले कर देगा इजराइल पर हमला? बारूद के ढेर पर बैठा पश्चिम एशिया युद्ध के दूसरे राउंड को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि 1 महीने पहले ही दुनिया ने खुद को तीसरे विश्व युद्ध के करीब देखा है और ये खौफ अभी फिर उबाल ले रहा है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त दुनिया में युद्ध का नया सायरन फिर से बजा रही हैं, क्योंकि तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक बहुत जरूरी सलाह जारी कर दी है। यह सलाह एक बड़ी वार्निंग बनकर आई है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके लिखा है कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति जरूर देखें, हर घटनाक्रम पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों की सलाह को मानें। अब इस ट्वीट के क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि ईरान जाने से बचिए, ईरान में हो तो लौट जाइए, क्योंकि ट्वीट में आगे लिखा है कि जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से जाना चाहते हैं तो मौजूदा विमान सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव को देखा जाए तो भारतीय दूतावास की सलाह को अंग्रेजी में कहा जाएगा राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा है, कुछ ऐसा जिससे बचना चाहिए। हम नीरू दاریم ما هم در میدان دیپلماسی هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی। अब सवाल है कि ईरान में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को अलर्ट रहना चाहिए। पिछले 1 महीने के दौरान पूरी दुनिया ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर का सबसे खतरनाक मिशन देखा है, दुनिया का सबसे खतरनाक बम गिरते देखा है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिटते हुए देखा है। इससे पहले ईरान में फौजी कमांडरों का जनाजा देखा है, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को एक ही दिन में खत्म होते देखा है। लेकिन इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा भी देखा है। खामनेई का गुस्सा मिसाइल बनकर इजराइल पर टूटा, इसलिए दुनिया ने इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों को गिरते हुए देखा, तेल अवीव और हाइफा को जलते हुए देखा है, इजराइल के मिसाइल डिफेंस को फेल होते देखा है। ईरान एक तरफ और दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी, जो मिलकर ईरान पर टूट पड़ी।
लेकिन 12 दिन चले युद्ध के बाद दोनों तरफ से सीज फायर कर दिया गया। Always talk about peace through strength. First comes strength, then comes the peace. And we hope we'll realize the fruits of strength very soon in peace. अभी ईरान में मूड क्या है और भारतीय दूतावास ने ईरान के रुख को लेकर क्या समझा है, इसे और बेहतर तरीके से ईरान के रक्षा मंत्री के जरिए समझा जा सकता है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने कहा है कि मौजूदा सीज फायर कब तक टिकेगा नहीं मालूम। ईरान को इजराइल पर जरा भी भरोसा नहीं है और ईरान किसी भी हमले के लिए तैयार है। तुर्की और मलेशिया के रक्षा मंत्रियों से फोन पर बातचीत में नासिरजादे ने कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है। ईरान और इजराइल एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर यकीन नहीं करते और 13 जून को हुए हमले के बाद ईरान के पास तो इसकी वजह भी है कि वो इजराइल की तरफ से किसी भी बात का भरोसा न करे। इस युद्ध की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने अपने 3 लक्ष्य फाइनल किए थे और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर उनके कमांडरों ने पूरे युद्ध का प्लान तैयार किया। हर हमले, हर स्ट्राइक मिशन और इजराइल के हर बम पर नेतन्याहू के यही लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ देना, उसे पूरी तरह खत्म कर देना। क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये मकसद नाकाम हो गया। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल है कि ईरान 2 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है, इसलिए यह मकसद भी फेल हो गया। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन अली खामनेई अब भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप अभी भी कायम है, यानी इजराइल के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट कुछ बड़ा करना चाहता है। इसका दावा ईरान की तरफ से बार बार किया जा रहा है और यही दावा है जिसे लेकर ईरान पर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइलें गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई योजना तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दी जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। तेरह जून 2025 को जब ईरान पर हमला हुआ था, तब उसकी खुफिया एजेंसियों से लेकर इजराइल को रोकने वाले हर प्लान की पोल खुल गई थी। इजराइल के फाइटर जेट्स को रोकने वाली कोई ताकत ईरान में मौजूद नहीं थी। ईरान का आसमान इजराइल की वायुसेना के लिए खुला मैदान साबित हुआ और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो टारगेट एयरफोर्स को दिए थे, उस हर ठिकाने पर बमबारी की गई और नुकसान भी जबरदस्त पहुंचाया गया, क्योंकि 13 जून के बाद हुए हमलों में मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
लेकिन 12 दिन के युद्ध में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली, जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बावजूद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथ में दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। اینی که یک ملت، یک کشور، نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهم. तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा। और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। इसीलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। नेतन्याहू ने अब ईरान के लिए 480 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की शर्त रखी है। नेतन्याहू की डिमांड है कि ईरान की मिसाइल 480 किलोमीटर से आगे न बढ़ पाए। इसे लेकर इजराइल को बैकफुट पर देखा जा रहा है और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल इस युद्ध में नाकाम साबित हुआ है। अब्बास अराक्ची का मैसेज साफ है कि इजराइल 12 दिन के युद्ध में पूरी तरह नाकाम हो गया और नेतन्याहू ने ईरान को हराने का जो प्लान बनाया था उसमें वो खुद इजराइल को बचाते हुए नजर आए। इसीलिए नेतन्याहू को लग रहा है कि ईरान को लेकर उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है और ईरान को भी डर है कि इजराइल फिर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जिस तरह उसने 13 जून को करके तेहरान को दहला दिया था। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।